प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेंद्र कुमार द्विवेदी, सहायक अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी, आपके सामने पुनः हिंदी, सामान्य हिंदी कक्षा 12 के पाठ राष्ट्र के स्वरूप को लेकर के उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने कल डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित पाठ राष्ट्र के स्वरूप के बारे में बता रहा था और मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने बताया है कि भूमि पर रहने वाले जन और संस्कृति के सम्मिलन से ही किसी राष्ट्र के स्वरूप का निर्धारण होता है। मैं आपको भूमि के बारे में बता चुका हूँ, जन के बारे में भी मैंने कल आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको संस्कृति के बारे में बता रहा हूँ। इस अवतरण को लेकर के राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी राष्ट्र के स्वरूप का निर्धारण 3 चीज़ों से होता है: भूमि, जन और संस्कृति। इसलिए राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति माना गया है। और मनुष्य ने, हमारा जन, जो युग युग से जिस सभ्यता का विकास करता आया है वही उसके जीवन की संस्कृति है। उसी से उसे संस्कृति मिली है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है कि बिना संस्कृति के जीवन कबंध मात्र है। कबंध कहलाता है बिना सिर का धड़, बिना सिर का शरीर। जिस प्रकार से जीवन रूपी मस्तिष्क बिना शरीर के बेकार होता है, उसी प्रकार से संस्कृति के बिना मनुष्य का जीवन मात्र कबंध मात्र है। अर्थात हम संस्कृति को मस्तिष्क मानते हैं। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। तात्पर्य यह है कि जैसे बिना सिर का धड़ होता है, उसी प्रकार से बिना संस्कृति के मनुष्य के जीवन की कल्पना करना बेकार है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। संस्कृति की उन्नति और संस्कृति का विकास के द्वारा ही हमारे राष्ट्र का विकास संभव है।
हमारे राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इस प्रकार से हम ये कहें कि राष्ट्र के विकास में भूमि और भूमि पर रहने वाले जन के साथ साथ संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। माने यदि भूमि हो, जन हो और संस्कृति ना हो तो किसी भी राष्ट्र की कल्पना करना संभव नहीं है। इसलिए भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन से संस्कृति को अलग कर दिया जाए, माने अगर भूमि हो, जन हो, संस्कृति ना हो, तो ये मानना चाहिए कि कितना भी समृद्धशाली राष्ट्र हो उसे मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। माने तात्पर्य यह है कि बिना संस्कृति के उस राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। अर्थात किसी भी राष्ट्र के स्वरूप के निर्धारण के लिए भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का होना भी अति आवश्यक है। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। कितनी बढ़िया लाइन है, जरा इसे देखें। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। जिस प्रकार से जीवन रूपी वृक्ष में पुष्प रूपी संस्कृति, यानी अगर कोई वृक्ष है और वो वृक्ष की शोभा पुष्प से ही होती है, बिना पुष्प के वो वृक्ष बेकार होता है। अगर उस वृक्ष में पुष्प हैं, उसकी सुगंध पूरे वातावरण में होती है और वो एक शोभामान होता है वो वृक्ष। अगर उस पर पुष्प नहीं है तो वृक्ष शोभाशाली नहीं कहलाता, शोभायमान नहीं होता। इसी प्रकार से जीवन रूपी वृक्ष में अगर पुष्प रूपी संस्कृति नहीं है तो वो जीवन बेकार होता है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। संस्कृति की शोभा, संस्कृति की सुंदरता से ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश प्रकाशित होता है। अर्थात संस्कृति की सुंदरता और संस्कृति की शोभा से ही राष्ट्रीय जन के जीवन की सुंदरता और शोभा है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ज्ञान आदिकाल से ही मनुष्य ज्ञान को नई नई खोजें की है, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है और इसके बाद उस ज्ञान को प्राप्त करके अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्म को करता है। अर्थात मनुष्य ने जो ज्ञान के क्षेत्र में सोचा है, जो नई नई खोजें की हैं और जो कर्म किया है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। यद्यपि हर राष्ट्र की संस्कृतियां अलग अलग होती हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार की जातियां, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी शिक्षा, उनकी सामाजिक व्यवस्था में उनकी जाति संस्कृतियां अलग अलग हैं। लेकिन अलग अलग होते हुए भी विभिन्नता में एकता, उनके अंदर सौहार्द, सहिष्णुता दोनों का समन्वय है और दोनों का समन्वय होने से ही हमारी राष्ट्रीय संस्कृति प्रबल होती है, राष्ट्रीय संस्कृति बनती है। यद्यपि
जाति के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, खान पान के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, सामाजिक व्यवस्था के आधार पर अलग अलग जातियों की संस्कृतियां हैं, फिर भी सभी मिलकर के एक समन्वय स्थापित करते हैं। और उस समन्वयता की प्रवृत्ति से ही हमारा राष्ट्र एक शक्तिशाली राष्ट्र कहलाता है और जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। अब देखिए इसके प्रश्न हैं, जैसे कि आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, उपर्युक्त गद्यांश का लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। गद्यांश के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप। ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको काफी दिन से, वो बता दिया है, यही पाठ चल रहा है। लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको बताया यदि भूमि और रेखांकित लाइन है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। जीवन के पितृ का पुष्प संस्कृति है, ये रेखांकित है। मैंने आपको बताया यदि भूमि और भूमि पर रहने वाले मनुष्य इन सब से संस्कृति को अलग कर दिया जाए तो चाहे कितना भी समृद्धशाली राष्ट्र हो उसे मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अर्थात अगर भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का लोप हो जाए, संस्कृति अलग हो जाए, तो ये मानना चाहिए कि उस राष्ट्र का कोई अस्तित्व तो नहीं है। यानी संस्कृत विहीन राष्ट्र का कोई अस्तित्व नहीं है। और जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। मैंने आपको बताया कि यदि जीवन रूपी वृक्ष में पुष्प रूपी संस्कृति है, बिना पुष्प रूपी संस्कृति के जीवन रूपी वृक्ष बेकार होता है। फिर आपका राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। और संस्कृति का क्या तात्पर्य है? संस्कृति का तात्पर्य मनुष्य ने जो ज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो कुछ किया, दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा का नाम ही संस्कृति है। राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है? इसमें दिया नहीं यार, राष्ट्र की वृद्धि तभी संभव है जब संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा। अगर संस्कृति का विकास होता है, संस्कृति की उन्नति होती है, तभी हमारे राष्ट्र की वृद्धि भी संभव है। ये आपका हुआ एक अवतरण। दूसरा अवतरण देखें इसी के क्रम में। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। प्यारे बच्चों, इसको देखें, आप देखें, विभिन्नता में एकता और समन्वयता ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। आप जंगल में देखते हैं, जंगल में अनेक प्रकार की लताएं होती हैं,
बेलें होती हैं, वृक्ष होते हैं, वनस्पतियां होते हैं, लेकिन आप देखें उनमें परस्पर कितना प्रेम होता है, एक दूसरे से लिपटे हुए, बिना किसी विरोध के कोई नई शोभा को प्राप्त करते हैं। अकेले वृक्ष से शोभा नहीं हो जाएगी जंगल की शोभा अकेले लता से नहीं होती, जंगल की शोभा अकेले वनस्पतियों से नहीं होती। जब सभी चीजें मिलकर के पारस्परिक सम्मेलन जब उनका होता है, वही बेलें उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ करके उसको शोभायमान बना देती हैं, वही लताएं उस वृक्ष के ऊपर चढ़ करके उसे शोभायमान बना देती हैं, सुंदरता प्राप्त कर लेती हैं, बिना किसी विरोध के, विरोध नहीं करती हैं। उसी प्रकार से हमारा जो राष्ट्रीय जन है, मैंने आपको बताया कि हमारे राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, जातिवाद के आधार पर, खान पान के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर अनेक प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, वो अपनी संस्कृतियां अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ मिलकर के हमारे राष्ट्र के गौरव को बढ़ाते हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव को बढ़ाते हैं। और सबका एक ही उद्देश्य होता है, आपस में समन्वयता प्राप्त करना, विभिन्नता में एकता प्राप्त करना। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मानना है कि जिस प्रकार से जल विभिन्न धाराओं से होता हुआ एक नदी का रूप ले लेता है, और नदी, विभिन्न नदियां इकट्ठी होकर के समुद्र में मिल जाती हैं, और वो एक रूपता को प्रदर्शित करती हैं। सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, विभिन्न जल की धाराएं एक नदी का रूप ले लेती हैं, और वही नदी जाकर के समुद्र में मिल जाती है। तो समुद्र में मिल जाने से विभिन्नता में एकता और एक शक्तिशाली समुद्र बन जाता है, यानी विराट और विशाल शक्ति उसमें आ जाती है, विराट और विशाल शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार से जो हमारी जाति संस्कृतियां हैं, अनेक विधियां हैं जो हमारी जाति संस्कृतियों की, वो मिलकर के एक राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण करती हैं, राष्ट्रीय संस्कृति बनाती हैं, और आपस में समन्वयता प्राप्त करती हैं। और समन्वय प्रवृत्ति जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप हुआ करता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। जहाँ विभिन्नता में एकता है, समन्वयता है, वही जीवन ही राष्ट्र में सुख प्रदान कर सकता है, वही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप हो सकता है। जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है? जिस प्रकार से जंगल में अनेक प्रकार की लताएं, वृक्ष और वनस्पतियां अपने पारस्परिक सम्मेलन से बिना विरोध किए हुए शोभा को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रीय जन भी विभिन्न संस्कृतियों के होते हुए ही आपस में मिल करके राष्ट्र में रह करके और एक राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण करते हैं। अदम्य माने होता है प्रबल, और अविरोधी का शब्दार्थ बताइए। अविरोधी माने विरोध ना करना, यानी बिना विरोध के, बिना विरोध के। अदम्य माने होता है आपका प्रबल। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इस गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है।
विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है? विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है? संस्कृतियों के मिलन की तुलना जल के प्रवाह से की गई है। जिस प्रकार से जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर के और समुद्र में एक रूपता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। तो ये हुआ दो अवतरण और इसी के साथ ये आपका राष्ट्र का स्वरूप पाठ पूरा होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको कल से आज ये गद्य खंड काव्य था, गद्य खंड था, इसको मैंने आपके सामने बताया। अब आपकी किताब का हिंदी का काव्य खंड में कर लूँगा, मैथिली शरणगुप्त आपको पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।